देखिए आज हमारे देश के अंदर कैसे आंदोलनों का दौर चला है। समझिए आप किस तरह किसानों को बैठे हुए 90 दिन हो गए हैं और देश के प्रधानमंत्री बंगाल के अंदर बंगाल विकास यात्रा निकाल रहे हैं, बंगाल के अंदर रोजगारों की बात कर रहे हैं और देश के कृषि मंत्री जिन्होंने किसानों के ऊपर अब फिर अभद्र टिप्पणी की है, 90 दिन से बैठे हुए किसानों को कहा कि एक भीड़ है और भीड़ के बोलने से कोई भी कानून वापस नहीं होता। पहले आप एक ये तस्वीर देखिए दोस्तों, ये म्यांमार की तस्वीर है। इसके अंदर आप देखिए लोकतंत्र की भीड़ कैसे सड़कों के ऊपर आकर खड़ी हो गई है। सरकार के खिलाफ राजद्रोह किया जा रहा है। सरकार ने वहाँ 20 साल की सज़ा और टैंक तक सड़कों पे उतार दिए, लेकिन सरकार के लोकतंत्र के खिलाफ इतनी ज़बरदस्त आवाज़ आज उस देश के अंदर आके खड़ी हो गई है कि वो उनको इन चीज़ों का डर ही नहीं है कि सरकार क्या करेगी, लेकिन उनको लगता है कि इनकी सरकार का लोकतंत्र खराब है। मुझे लगता है कहीं ऐसा ही दौर भारत के अंदर आना जाए, कहीं सभी युवाओं की डिग्री रखी ना रह जाए। जो लोग आज सरकारी नौकरियां कर रहे हैं कहीं उनकी नौकरियां ना छीन ली जाए, क्योंकि आज इस देश और देश के भीतर पार्लियामेंट के अंदर जिस प्रकार के फैसले किए जा रहे हैं उनसे तो ऐसा ही महसूस होता है जिस प्रकार देश का निजीकरण किया जा रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी जो विदेशी मंचों से या लाल किले जैसे जो हमारे देश के प्रतीक है उनके मंच से हर बार अपने अभिभाषणों में एक ही बात कहते रहे कि 135 करोड़ भारतीय जनता और उसके बारे में हम सोच रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार आज देश का निजीकरण आयुष्मान भारत बन गया है उससे तो नहीं लगता कि ये भारत और भारत की जनता के बारे में सोच रहे हैं। दोस्तों मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ। 2003 में जब प्राइवेट सेक्टर आया पब्लिक सेक्टरों के बीच, उस दौरान से लेकर आज तक 2020 तक कम से कम 20 से 25 लाख लोगों को बेरोज़गार कर दिया गया। क्या प्राइवेट सेक्टर इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए इतने रोज़गार पैदा कर पाएगा? आज ये सवाल हमारी देश की जनता के सामने आकर खड़ा हो गया है। आपके पास तमाम डिग्रियां होने के बावजूद भी आज अपने घर के अंदर बेरोज़गार बैठे हो, तो कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि ये सरकार इस देश की अर्थव्यवस्था संभालने के अंदर नाकाम हो चुकी है। अब देखिए देश के अंदर कैसा दौर चल रहा है। एक तरफ तो महापंचायतें चल रही है, एक तरफ प्रधानमंत्री जी की बंगाल यात्रा, असम यात्रा, और एक तरफ बीजेपी ने एक संगठन और तैयार किया है किसान नेताओं को और किसान कानूनों के बारे में समझाने के लिए। हर प्रदेश के अंदर उनकी टीम जाएंगी जहाँ जहाँ किसान कानूनों का विरोध है। एक बुकलेट उन्होंने जारी की है गांव-गांव तक ये समझाने जाने के लिए कि इस किसान कानूनों के जो फ़ायदे हैं वो उसके अंदर गिनवाए जाएंगे और लोगों को उसके बारे में सचेत किया जाएगा कि किसान आंदोलन गलत है। इस प्रकार की भावनाएं इस देश से दूर करने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन जैसा हमने देखा बीजेपी नेताओं का यूपी के अंदर भी, हरियाणा के अंदर भी, पंजाब के अंदर भी और भी तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां इसका विरोध देखने को मिला। अब हम बात कर लीजिए यूपी की ही बात कीजिए। यूपी के सोहरन गांव में वहां के केंद्रीय मंत्री गांव के अंदर समझाने गए थे और वहाँ उनके साथ झड़प हुई और उसके ऊपर फिर महापंचायत बुलाई गई कि ये झपट क्यों और किस लिए की गई। इसी प्रकार हरियाणा के अंदर भी बीजेपी नेताओं जिनकी ड्यूटियां लगाई है कि आप किसानों के बीच जाइए, जनता के बीच जाइए, आप इन कानूनों को समझाइए, लोगों को विश्वास कराइए कि ये कानून उनके साथ है। ये विरोध, क्या वो इस विरोध के अंदर गाँव के अंदर प्रवेश कर पाएंगे? जिस तरह यूपी के अंदर अभी बीजेपी नेताओं के साथ बहिष्कार किया जा रहा है, क्या ऐसा बहिष्कार अभी हरियाणा के अंदर भी शुरू होगा, फिर पंजाब के अंदर शुरू होगा, फिर देश के तमाम हिस्सों में ऐसा ही बीजेपी नेताओं का बहिष्कार शुरू होगा। लेकिन ज़रा सोचिए, सवाल ये, क्या इस
देश के भीतर बैठी सरकार, जो इतनी बड़ी पंचायत हमारी पार्लियामेंट, क्या वो हमारे देश के हित में फैसले कर रही है? क्या उन्होंने जो फैसला किया वो इस देश के लिए हितप्रिय है? क्या उन्होंने जिस चीज़ को चुन दिया क्या वही उनके लिए हितप्रिय है? वह इस देश में रहने वाले लोगों के लिए हितप्रिय है? जो चीज़ उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर से जो कानून बना दिया वही इस देश के लोगों को मानना पड़ेगा। लेकिन ऐसा क्यों? क्या प्राइवेट सेक्टर्स आने से हमारे देश के अंदर जो पब्लिक सेक्टर जिसका सरकारों की अथॉरिटी होती चलाने के, आज उनको प्राइवेट सेक्टरों में कर दिया जाएगा, तो क्या वो इतने रोज़गार पैदा कर पाएंगे कि इस देश के अंदर 135 करोड़ भारतीय जनता को वो रोज़गार पैदा करके दे पाएंगे? नहीं दोस्तों। जिस तरह का आंकड़ा मैंने आपको बताया 2003 से लेकर 2020 तक जिस प्रकार निजीकरण किया गया, कम से कम 30 से 35 लाख लोगों को बेरोज़गार कर दिया गया है। क्या इस प्रकार इस देश का आयुष्मान भारत बन पाएगा? जिस प्रकार आज पब्लिक सेक्टर्स जो सरकार हमारी चलाती है, जिसका अधिकार सरकार को है, खाद्यान्न पदार्थ लगा लीजिए आप, पब्लिक से जुड़ी हुई कोई भी समस्या लगा लीजिए आप, जिसका प्राइवेटेशन किया जा रहा, रोडवेज, परिवहन, ये फ्लाइट सेवाएं, मतलब एयरपोर्ट्स, बंदरगाह, जो भी चीज़ों का आज निजीकरण किया जा रहा है, जो मेक इन इंडिया थी, क्या अब उनको पूंजीपतियों के हवाले करके इस देश के अंदर महंगाई पर आसमान जिस प्रकार छू रही और सरकार हाथ उठाकर बोल रही है कि महंगाई हमारे बस में नहीं है, तो फिर तो निजीकरण हो जाने से तो महंगाई से सरकार फिर और ज़्यादा हाथ उठा देगी कि महंगाई उनके बस की बात नहीं है और वो महंगाई के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार के तमाम सवाल आज इस देश की जनता के सामने आकर खड़े हो गए हैं। मुझे लगता है आप लोगों को सचेत होने की और जागरूक होने की आवश्यकता है। जिस प्रकार देश का निजीकरण आज चल रहा है उससे कल को आप लोग बेरोज़गार हो जाएंगी, आपकी नौकरियां भी छीनी जा सकती है, और जो आपकी डिग्रियां हैं वह तमाम डिग्रियां क्या पता घर पे ही रखी रह जाए। इस प्रकार के मुद्दे आज इस देश के सामने खड़े हो गए हैं। कहीं म्यांमार की तरह इस देश की जनता इस सरकार के खिलाफ विरोध में ना उतराए, कहीं इस देश के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाकर फिर से सरकार और इस जो लोकतंत्र है इसको बदलने की ख्वाहिशें ना खड़ी हो जाए। आज ऐसी तमाम बातें इस देश के सामने आकर खड़ी हो गई है। ये सरकार बेरोज़गारी पे बात नहीं कर रही और रोज़गार देने की बात कर रही है। ये सरकार आयुष्मान भारत की बात करिए, क्या निजीकरण ही देश का आयुष्मान भारत है? आज 90 दिन से किसान जिस प्रकार सड़क पर बैठे हुए हैं, अब तो वहाँ भी इतना माहौल बदलने लगा है। आप ज़रा कुछ ये तस्वीरें भी देखिए, वहाँ अब ट्रैक्टर हटने शुरू हो गए, लोगों ने शेड लगा लिए है, गर्मी की व्यवस्था करने लगे हैं, कूलर आ गए हैं, एसी आ गई है। उनको पता चल गया कि ये सरकार नहीं सुनेगी हमारी, ये तानाशाही कर रही है, ये नहीं सुनेगी। और दिल्ली के चारों तरफ, दिल्ली की सीमाओं के ऊपर जिस तरह ग्रामीण भारत की शुरुआत हो रही है, जैसे एक ग्राम वहाँ बसा दिया गया हो, एक ग्रामीण भारत दिल्ली के चारों तरफ बस गया हो, ऐसी स्थिति आज हमारे देश के अंदर आकर खड़ी हो गई है। बंगाल चुनाव के प्रधानमंत्री जी का तीसरा दौरा था और रोज़गार के ऊपर भी खुलकर बात की, लेकिन 11 दौर की वार्ता में किसानों की बात अभी तक नहीं समझ पाए कि ये कानून गलत कहाँ है। जब पूरा देश और देश के किसान इनका विरोध कर रहे थे, कानून गलत क्यों नहीं है? क्यों सरकार इस बात की जिद पर आज भी अड़ी हुई है कि ये कानून ठीक है, आप इनको समझिए? जब किसान पिछले 90 दिन से संघर्ष कर रहा है, वो इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं कि कानून हमारे फ़ायदे के हैं। उनको लगता है ये हमारे फ़ायदे के हैं, इन तो क्यों सरकार ज़बरदस्ती थोपने पे लगी हुई है? क्यों सरकार इस प्रकार का रवैया करे कि देश के अंदर कल को एक बड़े लोकतंत्र बदलाव की ज़रूरत पड़ेगी? क्या ये सरकार इस देश को पूंजीपतियों का गुलाम बनाना चाहती है? क्यों सरकार अनाज को भी तिजोरी में बंद करना चाहती है? यह है किसानों का भी सवाल है कि अगर अनाज तिजोरी के अंदर बंद हो गया तो अनाज के ऊपर भी कीमतें लगेंगी, देश के अंदर भूख के ऊपर भी कीमतें तय हो जाएगी,
फिर भूख के ऊपर भी जीएसटी देना पड़ेगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा, स्टेट वैट टैक्स देना पड़ेगा, एक्साइज ड्यूटियाँ देनी पड़ेंगी। और जो अनाज आज आप 2 रुपये किलो, 1.5 रुपये 2 रुपये किलो लेकर अपने गांव या आसपास के ग्रामीण कोटों से लेकर खाते हो, वो आपको मिलना बंद हो जाएगा। और प्राइवेट सेक्टर्स उनको उस दिन मॉल के अंदर उतारेंगे जिस दिन भूख की कीमतें इस देश के अंदर बढ़ेगी। फिर उस आटे को अलग अलग नाम दिया जाएगा और अलग अलग रेट डिसाइड किए जाएंगे। आपको आटा खरीदने के लिए भी मॉल में जाना पड़ेगा। क्यों? इस सरकार इस देश को एक बाजार और 4 आदमी के रूप में तब्दील करना चाहती है। सवाल ये है, क्या इस देश के अंदर जो युवा जो छोटे बिजनेस करने की भी सोचता है, जो आईएएस ऑफिसर बनने की भी सोचता है, जो इंस्पेक्टर फौज वगैरह मतलब हर प्रकार की नौकरियों में जाने को सोचता कि कल को एक कहीं नौकरियां ही प्राइवेट ना हो जाए, इस प्रकार की स्थिति आज इस देश के सामने आके खड़ी हो गई है। देश के अंदर बेरोजगारी इतनी फैल गई और सरकार बेरोजगारी को संभालने के अंदर कामयाब नहीं हो पा रही है, उसके बारे में बात भी नहीं कर पा रही है। इस प्रकार की स्थिति आज इस देश के सामने आकर खड़ी हो गई। क्या निजीकरण से हमारा देश आगे बढ़ पाएगा? क्या तमाम सरकारी चीज़ें बेचने से हमारा देश की तरक्की हो पाएगी? फिर क्या वो प्राइवेट सेक्टर्स वाले क्या इतनी सैलरी या इतना काम अप्रूव करा पाएंगे कि इस देश की जनता और इस देश के युवा जो इतने पढ़े लिखे हैं वो उन रोज़गारों के अंदर काम कर सके और जितना वो काम करे उनको निर्यात तनख्वाह सैलरी उनके काम के अनुसार दे सके? ऐसा हमें तो नहीं लगता। ज़रा आप सोचिए, 135 करोड़ भारतीय जनता को कैसे 4 आदमी एक बाज़ार के अंदर तब्दील करके कैसे 135 करोड़ भारतीय जनता के लिए रोज़गार पैदा कर सकते हैं? निजीकरण किसी भी देश का विकास नहीं है। और जिस प्रकार पिछले 6 साल में निजीकरण को बढ़ावा दिया गया है, तो क्या हमारी सरकार निजीकरण के ऊपर आत्मनिर्भर हो गई है? तो फिर सवाल उठता है कि हमारी जेबों से जाने वाला इतना टैक्स, जीएसटी टैक्स और वो लाखों हज़ारों करोड़ों रुपया उसकी सरकार भरपाई कहाँ करती है? क्या दिल्ली के अंदर तमाम हेड ऑफिस जो देश को चलाने के लिए बने हुए तमाम मंत्रियाँ जो उनकी सिक्योरिटी के अंदर लोग लगे हैं उनके खर्चे के ऊपर खर्च कर दिया जाता है? इस देश की जनता जिस प्रकार आज सरकार के खिलाफ आवाज़ और आंदोलनों की शुरुआत कर रही है, उससे तो यही लग रहा है कि इस देश में अब आंदोलनों का दौर चला है। अभी आपको अपनी कोई जो कानून सरकार ने आपके लिए बनाया वो सर्वोपरि है। अगर आपको नहीं लगता तो आप आंदोलन कीजिए, लेकिन सरकार के लिए आंदोलन नहीं है। सरकार के लिए कोई भी आंदोलन नहीं है। सरकार अपने शब्दों में कहती है आंदोलन जीवी है, परजीवी है, भीड़ है, और कोई भी भीड़ एकत्रित होने से कानून वापस नहीं हो जाता। लेकिन शायद सरकार को समझना चाहिए कि लोकतंत्र लाठी तंत्र से बड़ा नहीं होता है। जिस प्रकार इस देश की जनता आपको चुनकर भेजती है वो इसलिए सुनती है कि आप पब्लिक सेक्टर्स के अंदर काम कीजिए, आप देश की सरकारी व्यवस्था पर ध्यान दीजिए, युवाओं के लिए रोज़गार लेके आइए, बुढ़ापा पेंशन और इनके ऊपर ख्याल कीजिए, और देश के अंदर जितनी आर्थिक कमियां हैं उनका ख्याल कीजिए, ना कि आप प्राइवेट सेक्टर्स में तब्दील करके पूंजीपतियों के हवाले करके उनका हमें गुलाम ना बनाइए। इस प्रकार की तमाम समस्याएं आज हमारे देश के सामने आ चली है। अब किसान भी फसलें वेस्ट करने पर लग गया है। यूपी के अंदर भी कई जगह कई एकड़ फसल लोगों ने अपनी बा दी है। हरियाणा के अंदर भी कुछ जिलों के अंदर जैसे करनाल है, मैम है, हिसार है, यूपी का शामली है, और मध्य प्रदेश के भी कुछ क्षेत्र और देश के तमाम हिस्सों के भी कुछ क्षेत्र हैं जहाँ किसान अपनी फसल नष्ट करने पर लगे हैं। लेकिन मेरा मानना है इसका कोई महत्व नहीं है। आप अपनी फसल हो किसी गौशाला में दान कीजिए, किसी गरीब को दीजिए, या जो इंसान भूखे सोते हैं उनके घर तक जाके आप उस अनाज को दे के आइए, ताकि वो अपना पूरा साल अनाज के साथ का खा सके और आपकी आवाज़ के साथ शरीक हो सके। आपको नहीं लगता तो आप मत जाइए सरकार के पास, लेकिन आप उसको अनाज को वेस्ट ना कीजिए, इस प्रकार का कार्य ना कीजिए कि कल को इस देश के अंदर भूखमरी फैल जाए। देखिए आप अन्नदाता है, अन्नदाता भगवान है, और अन्नदाता अगर ऐसा कार्य करेगा तो आने वाला 1 साल में इस देश के अंदर फिर थोड़ा भूखमरी भी आपको देखने को मिलेगी। इस प्रकार की समस्याएं भी लोगों के सामने आएगी।
अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या मोदी सरकार अपने अहंकार में इस प्रकार खड़ी हो गई कि वो किसानों की नहीं सुनेगी? जिस सड़क पर कभी लाखों गाड़ियां चलती थी, आज वहाँ टीन शेड्स पड़ने लगे और सरकार अभी तक उनके बारे में नहीं देख रही, क्योंकि वो एक भीड़ है और भीड़ के उससे कानून वापस नहीं होता। शायद इस देश की सरकार ये भूल गई है कि लोकतंत्र के अंदर जो लोग आपको चुनकर भेजते हैं वो अपने हित के फैसले के लिए भेजते हैं। अगर आप उनके हित के फैसले नहीं करोगे, जनता आपकी कुर्सी को गिराने की भी क्षमता रखती है। और अब आज जो लोगों की मानसिक भावना बन गई है, उससे तो अब दोस्तों यही लगता है कि इस देश के अंदर एक भारी लोकतंत्र की बदलाव की ज़रूरत है, इस देश की सरकार की बदलाव की ज़रूरत है। जिस प्रकार देश का निजीकरण हो रहा है, उससे तो यही लगता है। और अब तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, यात्रा मंगलमय हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।